रविंद्र किशोर जी पहले तो गांव में रहते थे, लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद वह बीमार ज़्यादा रहने लगे थे। इसीलिए बेटे के पास रहने चले आए। उनका बेटा अजय पहले तो पिता की बड़ी सेवा करता था, लेकिन अब जब से उसके पिता उसके पास रहने के लिए आए थे, वह अपने पिता से कुछ कटा कटा सा और चिड़चिड़ा सा रहता था। 1 साल तो जैसे तैसे गुजर गया, पर अब अजय को यह सब सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सिर पर उसकी पत्नी की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव भी था। इसीलिए उसने सोचा कि अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आए। एक दिन बहाने से वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसे लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक कांटा निकाल फेंका है, पर उसे क्या पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है। अगले दिन उसी वृद्धाश्रम का मालिक उसके दरवाजे पर एक ऐसा सच लेकर आया जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, पर उनके दिल से निकली आह हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। हमेशा अपने माता पिता और सभी बड़ों की दुआएं लेते रहनी चाहिए। शहर के सबसे महंगे इलाके में, जहाँ पर बिल्डिंगें आसमान से बातें करती थी, अजय का अपना एक आशियाना था, जिसमें उसकी पत्नी प्रीति और उसके 2 बच्चे रहते थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी, जिसमें सैलरी लाखों में थी। एक शानदार फ्लैट, एक महंगी और बड़ी गाड़ी। क्या कुछ नहीं था अजय के पास? हर सुख सुविधा जिसे पाना हर एक का सपना होता है। लेकिन यह सब किसकी बदौलत था? उसके पिता रविंद्र किशोर जी की, जो आज अजय पर बोझ बने हुए थे। एक ऐसा बोझ जिसे अजय जल्दी से जल्दी अपने ऊपर से हटा देना चाहता था। उसके पिता उसके लिए अब एक पिता नहीं, बल्कि उसके रास्ते का कांटा बन गए थे, जो उसकी खुशियों के बीच में आ रहा था, जो उसकी घर गृहस्थी में फंसा हुआ था। कुछ साल पहले तो रविंद्र किशोर जी अपने गांव की अपनी पुरानी हवेली में ही रहते थे, जो उनके दादा परदादा के समय से सबके लिए एक आशियाना थी। लेकिन अब वह काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, पर रविंद्र किशोर जी तो उसी में सुकून पाते थे। अजय ने उनसे कई बार कहा था कि आप उसको बेचकर यहीं शहर में मेरे पास रहने आ जाओ, लेकिन वह नहीं मानते थे। अजय किशोर जी एक गांव के छोटे से स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनके सभी स्टूडेंट्स उनका बहुत आदर करते थे। यही उनका शौक भी था और यही उनका व्यवसाय भी। उन्हें अपने इस पद से बहुत प्यार था। अपने छोटे से गांव में उनकी अपनी एक अलग छोटी सी दुनिया थी। उनकी पत्नी और उनका बेटा, हालांकि प्रिंसिपल होने के बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी। थोड़ी बहुत ज़मीनें थीं जिससे उनका घर गृहस्थी अच्छे से चल जाती थी। उन्हें शिक्षा की कीमत पता थी, इसीलिए उन्होंने अजय को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाने की सोची। उन्होंने शहर के हॉस्टल में अजय की पढ़ाई शुरू कराई। बीच बीच में अजय गांव आता रहता। रविंद्र किशोर जी बहुत खुश थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ तक कि अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेच दी। अजय की पढ़ाई पूरी होने के बाद जल्दी ही उसे शहर की ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन अजय इस नौकरी से खुश नहीं था। अब अजय की माँ ने उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी, लेकिन अजय ने अपनी ही पसंद बताई। उसने अपनी माँ की बताई गई सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि अजय की माँ को इस बात का बहुत दुख भी हुआ था, पर उन्होंने यह बात किसी को महसूस नहीं होने दी। जल्दी ही अजय की शादी उसकी मनपसंद लड़की प्रीति से हो गई। अब रविंद्र किशोर जी बूढ़े हो चले थे। प्रिंसिपल के पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। यह कोई सरकारी स्कूल तो था नहीं जो उन्हें पेंशन मिलती। बस अपना थोड़ा बहुत जो जुड़ा हुआ पैसा उनका बैंक में था, उससे ही वह अपना खर्च कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि अजय उन्हें पैसा नहीं भेजता था, लेकिन इतना नहीं जितना कि उनकी ज़रूरतें थीं। पर उन्होंने कभी भी पलटकर अपने बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाया। वह दोनों बूढ़े पति पत्नी अपनी इस ज़िंदगी में खुश थे और कम पैसे में भी संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन एक घटना हुई जिसने रविंद्र जी को तोड़ कर रख दिया। एक रात जब उनकी पत्नी सोई तो वह सुबह जागी ही नहीं। रविंद्र जी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। ना कोई बीमारी, ना कोई और तकलीफ। अचानक से पत्नी के चले जाने के गम ने उन्हें सदमे की हालत में डाल दिया था। 13वीं तक अजय हर दूसरे तीसरे दिन गांव अपने पिता के पास आता जाता रहा। 13वीं तक तो रविंद्र जी के पास लोगों का और रिश्तेदारों का आना जाना भी लगा रहा।
लेकिन अब धीरे धीरे ये सिलसिला ख़त्म हो गया था और रविंद्र जी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। पत्नी के जाने के गम ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। कभी बुखार आ जाता, कभी कुछ और हो जाता। कुछ ना कुछ उनके साथ बीमारियां चलती रहीं। अपने पिता को इस तरह अकेले छोड़ना अजय को ठीक नहीं लग रहा था और इससे ज़्यादा डर तो उसे दुनिया वालों का था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से बात की और पत्नी की सहमति मिलते ही अपने पिता को अपने पास बुला लिया। हालांकि प्रीति उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी पर ज़्यादा बात नहीं करती थी। रविंद्र जी भी अपने काम से ही काम रखते थे। वह भी किसी के काम में ज़्यादा दखल नहीं देते थे। शुरू शुरू में तो अजय आते जाते पिता की खैर खबर ले लेता, लेकिन 1 महीना गुजरते ही वह अपने पिता से कुछ कटा कटा सा और चिड़चिड़ा सा रहने लगा। महीना तो जैसे तैसे गुजर गया, पर अब अजय से ये सब सहन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे अजय को लगने लगा कि उसके पिता उसकी आज़ादी में रुकावट बन रहे हैं। अब वह रातों को पार्टी नहीं कर पाता, दोस्तों के साथ मिलकर शराब नहीं पी पाते थे। पिता की खांसी की आवाज़ से उन्हें रात में डिस्टर्ब होता था। रविंद्र जी की पुरानी आदतें, उनकी दवाइयों का खर्च अलग। अब ये सब अजय को एक बोझ लगने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा दबाव था। इसीलिए उसने अपने पिता से बात करने की सोची। अगले दिन जब वह ऑफिस से आया और खाना खा चुके, वह अपने पिता के कमरे में गया। उसके पिता उसे अपने कमरे में देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि शायद मेरा बेटा आज मेरे साथ बातें करने आया है और मेरा हालचाल पूछने आया है। लेकिन अजय ने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि पिताजी, मेरी पत्नी अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे में आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ और बाहर से ही खाना खाकर आ जाया करूँगा। मैं आपके लिए अलग से कुछ इंतज़ाम किया है। एक संस्था है जहाँ पर बड़े बुज़ुर्गों का बड़े अच्छे से ध्यान रखा जाता है। अभी अजय की बात भी पूरी नहीं हुई थी तो रविंद्र जी ने अजय को साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। इससे तो अच्छा तो मुझे मेरे गांव छोड़ा। लेकिन ये बात अजय को मंजूर नहीं थी, क्योंकि गांव वाले क्या कहेंगे, इस बात का डर उसे हमेशा सताता रहता था। हालांकि अजय को गांव वालों की चिंता नहीं थी, उसे चिंता तो हवेली की थी, जिसे बेचकर वह लाखों रुपए अपने हाथ में ले लेना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि गांव का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोले। पूरे गांव में उसके पिता की बहुत इज्जत थी। अगर एक बार उसके पिता अजय के घर से लौटकर वापस हवेली में अकेले रहेंगे तो फिर हो सकता है कि सेवा करने के नाम पर उसके पिता से कोई वह हवेली हड़प ले, जबकि अजय के खुद के पास इतना पैसा था कि उसे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर हाय रे लालच! 4-5 दिन तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन लगातार पत्नी के कहने पर एक दिन अजय ने ठान लिया और कार में पिता को बैठाकर वृद्धाश्रम ले गया। रविंद्र जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अजय ने अपने पिता के साथ धोखा किया। उन्हें कहा कि आपको चेकअप के लिए लेकर जा रहा हूँ। रास्ते भर रविंद्र जी बड़ी खुशी खुशी बेटे से बातें करते रहे, लेकिन अजय सिर्फ हाँ और हूँ में ही जवाब देता। उसकी आंखें सामने की तरफ थीं। पिता को उसने पीछे बिठाया था। रविंद्र जी तो बड़े खुश थे, लेकिन जब वह आश्रम पहुँचे तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने बेटे से कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से अंदर चले गए। स्नेह निकेतन एक साफ सुथरी जगह थी, लेकिन उसकी दीवारों में उदासी और खामोशी थी। अजय ने मैनेजर से बात की, फॉर्म भरे, पैसे दिए। जब अजय वहाँ से जाने लगा तो रविंद्र जी से यह बात सहन ना हुई और वह बच्चों की तरह सुबक पड़े और अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू कब आएगा मुझे लेने? अजय ने अपने पिता की तरफ देखे बिना रूखे स्वर में कहा। आता रहूँगा पापा, बस आप अपना ख्याल रखना। और वह बिना पीछे देखे ही चला गया। पीछे वृद्धाश्रम के गेट पर एक बूढ़ा बाप अपनी उजड़ती हुई दुनिया को आंसुओं में डूबकर देखता रहा। घर लौटते ही अजय और प्रीति ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उसी रात उन्होंने पार्टी रखी। दोस्त आए, संगीत बजा, शोर हुआ, पर वो शोर भी
अजय की अंतरात्मा की चुप्पी को दबा नहीं पाया। वहीं वृद्धाश्रम में रविंद्र किशोर को उनके कमरे में पहुंचाया गया। सुबह आश्रम का मालिक आया, एक शांत और सुलझा हुआ व्यक्ति, सुनील वर्मा। वो हर नए सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मिलता था। जब उसने रविंद्र किशोर से उनके बारे में पूछा और जाना कि वह एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर हैं, तो उसका चेहरा बदल गया। रविंद्र किशोर ये नाम सुनते ही वह चौंक गया। फिर रविंद्र किशोर जी से उनके स्कूल का पता पूछने लगा, और जैसे ही रविंद्र जी ने अपने स्कूल और गांव का नाम लिया, तो वृद्धाश्रम का मालिक सुनील वर्मा रविंद्र जी के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अरे आप तो मेरे मास्टर जी हो, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इंसान बनाया, मुझे जीने का सलीका बताया। मास्टर जी, मैं सुनील वर्मा। आपने पहचाना नहीं मुझे? वही सुनील वर्मा जो क्लास में सबसे पीछे बैठा करता था। याद आया आपको? जो छुट्टियां बहुत करता था, और आप हर छुट्टी पर मुझे हर बार समझाते थे, कई बार मारकर, कई बार सज़ा देकर, पर कई बार प्यार से भी। लेकिन आप यहाँ इस हालत में। रविंद्र किशोर भी अपने शिष्य को देखकर हैरान रह गए। वह जीवन के इस संयोग पर भी बहुत हैरान थे। इंसान के अच्छे कर्म उसकी हर तकलीफ से उसे बाहर निकाल लाते हैं। रविंद्र किशोर जी उसे अभी तक ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ उम्र की भी वजह थी। सुनील ने रोते हुए बताया, मास्टर जी, मैं वही अनाथ गरीब बच्चा हूँ जिसे आपने बेटे की तरह पाला, पढ़ाया, कड़ी मेहनत से उसे शहर भेजा था और कहा था, बेटा इतना बड़ा बनना कि हज़ारों लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन मैं गांव लौटकर वापस नहीं गया था। मैं तो भूल ही गया था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ अपने गुरु की वजह से ही हूँ। पढ़ाई के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल गई थी। फिर मेरा गांव जाने का मन ही नहीं करा। हाँ, मैंने आपको बहुत याद किया था, पर मैं गांव जाने का समय नहीं निकाल पाया, और उसके बाद मैं घिरता ही चला गया। लेकिन एक बार मैं गांव गया था, तब मुझे पता चला कि आप गांव छोड़कर शहर अपने बेटे के पास रहने लगे हैं। आपका आशीर्वाद से मैंने वह सब हासिल किया जो एक इंसान को ज़रूर करना चाहिए। आज मेरे पास बड़ा कारोबार भी है, नाम भी है और पैसा भी है। जिसको आप जैसा गुरु मिल जाए, वह भला नाकामयाब कैसे रह सकता है? बस मास्टर जी, आप मुझे बताइए कि आप गांव से यहाँ इस वृद्धाश्रम में कैसे आए? उसके बाद रविंद्र किशोर जी ने अपनी सारी शुरू से आखिर तक की कहानी आंसू बहाते हुए बताई। उनके दिल पर अपने बेटे के इस बर्ताव का बहुत गहरा सदमा लगा था। रविंद्र जी की सारी कहानी सुनने के बाद उसने कहा, गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर आज मेरी बारी है गुरु दक्षिणा देने की। उसके बाद सुनील ने रविंद्र जी के बेटे अजय और उसके घर का एड्रेस पता किया। अगले दिन सुबह डोरबेल बजी। अजय ने दरवाज़ा खोला। सामने वही रोबदार इंसान खड़ा था, सुनील वर्मा। मैं स्नेह निकेतन का वृद्धाश्रम का मालिक हूँ, जहाँ आपने कल अपने पिता को छोड़ा था। अजय चौंक गया, घबराया। सुनील ने कहा, शायद तुम मुझे नहीं जानते, पर तुम्हारे पिता मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, जिनकी बदौलत आज मैं इस मकाम पर हूँ। और फिर उसने सारी कहानी बताई, कैसे एक अनाथ बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, उसकी फ़ीस भरी, जीवन संवारा। और फिर जो कुछ सुनील वर्मा ने कहा, उसे सुनकर अजय और उसकी पत्नी की हालत ख़राब हो गई। उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई जब उन दोनों के मुंह पर लगा ज़ोरदार सच्चाई का तमाचा। तुम जिस कंपनी में मैनेजर हो, वो मेरी है। तुम्हारा फ्लैट, ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, सब कुछ मेरी कंपनी की है। मतलब जो भी तुम्हारे पास है, वो मेरे भरोसे है, और मेरी हर सांस तुम्हारे पिता की दी हुई शिक्षा और दुआओं की देन है। अजय और प्रीति को मानो किसी ने ज़मीन में गाड़ दिया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। फिर सुनील वर्मा ने कहा, अब तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जाओ और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगो। अजय और प्रीति भागे भागे वृद्धाश्रम पहुँचे। रविंद्र किशोर के पैरों में गिर पड़े, बच्चों की तरह रोने लगे। और पिता तो पिता होता है, दिल टूट चुका था, पर फिर भी माफ़ कर दिया। लेकिन अब वह अजय के घर लौटकर नहीं आए। हालांकि अजय ने बहुत ज़िद की, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि वह समय जा चुका है जब तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ रहता था।
तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला न जाने कितने रास्ते खोल देते हैं। उस रात रविंद्र किशोर जी ने सुनील के साथ अपने गांव जाने की बात की तो अगले दिन सुनील उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके गांव उनकी हवेली लेकर गया। हवेली पहुंचकर रविंद्र जी ने गांव के सभी लोगों से मिले। एक अजीब सुकून उनके अंदर उतरता चला गया। एक दिन वह वहां पर रुके और अगले दिन सुनील के साथ वापस शहर चले गए। जाते समय वह अपनी हवेली को आंखों में आंसू भरे देखे जा रहे थे। सुनील ने उन्हें थामकर अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर जल्दी ही वह शहर पहुंच गए। पर इस बार रविंद्र जी वृद्धाश्रम नहीं गए थे, बल्कि सुनील उन्हें अपने घर में लेकर गया था। अगले दिन सुनील वर्मा फिर से अजय के घर आए। इस बार उनके साथ एक वकील भी था। उन्होंने अजय को बुलाया और कहा, तुम्हारे पिता ने ये वसीयत तैयार कराई है। अब से तुम्हें उनके नाम की कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। ये फ्लैट जिसमें तुम रह रहे हो वो इस कंपनी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इस कंपनी का मालिक होने के लिहाज से मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। तुम्हारी नौकरी आज से समाप्त मानी जाती है। अजय स्तब्ध था। क्या आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? सुनील वर्मा ने पेपर उसके हाथ में पकड़ाए और कहा, अब तुम्हें खुद समझना होगा घर क्या होता है और छत के बिना ज़िंदगी कैसी लगती है। ये कहकर सुनील वर्मा वहाँ से बाहर निकल गए। अजय और प्रीति बाहर खड़े थे। दो छोटे छोटे बैग, दो बच्चे और सिर पर अब कोई छत नहीं थी। वो वही इंसान था जो कल तक ऊंची इमारतों से दुनिया को देखता था। आज ज़मीन पर बैठा आसमान ताक रहा था। एक झटके में उसका सब कुछ चला गया था। माँ बाप का दिल जीतकर जो घर बनता है उसे घर कहते हैं, और माँ बाप का दिल दुखाकर जो बनता है वो सिर्फ मकान होता है। पर आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अक्सर मकान बनाने के चक्कर में अपना घर उजाड़ देते हैं। यही हमारी इस कहानी की सीख है। तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ सीख देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।